अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बजटिंग पे हमारी डिस्कशन जारी थी और कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 ये डिस्कस किए थे। तो कोई इशू कल की जो एक्टिविटीज़ थी उनमें किसी कैलकुलेशन में कोई हेल्प चाहिए तो पूछिए। जी कोई सवाल जी कल के लेक्चर से? अच्छा जी, आज के एजेंडे में फिर जो पहला सवाल है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 23। ये भी पीएनएल बजटिंग पे ही सवाल है। मुल्तान स्टार, ऑटम 22, क्वेश्चन 7। रिक्वायरमेंट: प्रिपेयर a budgeted profit or loss statement for the year ending 31st August 2023। बजटेड प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर बनानी है जी हमें। तो पढ़ते हैं जी डाटा इसका, फिर देखते हैं कैसे ये बनेगा। ये पूरे एक पेज पे सवाल फैला हुआ है और सिर्फ 12 नंबर का सवाल है। तो ये बजटिंग का सवाल पूरे एक पेज पे फैला और 12 नंबर, तो इसका मतलब इट इज़ क्वाइट टाइम चैलेंजिंग क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शायद एग्ज़ाम में भी ये आखिरी घंटे में करने वाला सवाल है या एटलीस्ट हाफ टाइम के बाद करने वाला सवाल है, क्योंकि और इसमें आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा क्लियर रहना होगा कि इसमें कुछ एक तो पढ़ने में टाइम लग जाना है ज़्यादा आपको, फिर कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिकी वर्किंग्स बीच में होनी है जो आपका टाइम खा सकती हैं। तो आपको बड़ा केयरफुल रहना है कि आपके पास अवेलेबल टाइम कितना है इस क्वेश्चन के लिए, और उसके हिसाब से आप उस टाइम में जो वर्किंग कर सकते हैं कीजिए और आगे चलिए। और अगर आपको लगता है कि अभी मैं कुछ और वर्किंग में भी हाथ पाँव मार सकता हूँ लेकिन टाइम कम हो रहा, तो उसका तरीका होता है कि आप आधा सफ़ा वर्किंग का छोड़ के या आंसर का छोड़ के आगे चले जाइए और बाद में टाइम बचेगा तो फिर आगे इसको देख लीजिएगा। लेकिन उस वक्त कोशिश किया करें कि चीज़ों को वाइंड अप कर लिया करें। तो ये जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये टाइम चैलेंजिंग क्वेश्चन होने वाला है, तो पढ़ते हैं इसको और देखते हैं हम इसको कितने टाइम में मैनेज कर पाते हैं। मुल्तान स्टार is engaged in manufacturing and selling of a single product K100. The management is in the process of preparing its budgeted profit or loss statement for the year ending 31st August 2023. Following information is available in this respect. Information for the year ended 31st August 2022, जो साल ख़त्म हो गया उसका डाटा। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक का हमें एक्सट्रैक्ट दिया गया है। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ड्यूरिंग द ईयर, ये जो गुजरा साल उसकी बात हो रही है। एमएस ऑपरेटेड एट 80% ऑफ इट्स मशीन प्रोडक्शन कैपेसिटी। It manufactured and sold 72,000 units of K100। 80% कैपेसिटी पे काम करके मशीन प्रोडक्शन की 72,000 यूनिट्स बेचे। ईच यूनिट ऑफ K100 रिक्वायर 303 आवर्स ऑफ मशीन टाइम। अब यहाँ से देखिए इस सवाल इस जुमले से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता लग रहा है कि हमारा कितना टाइम यूज़ हुआ और हमारी टोटल मशीन की कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर कितनी है। तो हमारा कितना टाइम यूज़ हुआ, कैलकुलेट कर लो ज़रा। 72,000 इंटू 3, 2,16,000, और ये 2,16,000 जो है ये 80% है। तो हमारी कैपेसिटी क्या है? 2,70,000। ये साथ ही हमने कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म कर ली कि हमारी मशीन कैपेसिटी 2,70,000 मशीन आवर्स की है। ठीक है जी। करंट ईयर में हमने पिछले साल में 2,16,000 यूज़ किया जो कि 80% है, तो इसका मतलब कैपेसिटी 2,70,000 है। आगे चलते हैं जी। 2.5 kg ऑफ मटीरियल इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईच यूनिट ऑफ K100।
रॉ मटेरियल की भी कहानी आ गई, ऊपर मशीन टाइम था, ये रॉ मटेरियल आ गया। ईच यूनिट ऑफ K100 रिक्वायर्स 3 लेबर आवर्स, लेबर आवर्स भी 3 चाहिए, मशीन आवर्स भी 3 चाहिए थे। लेबर इज हायर्ड अंडर अ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट according to which MS has to pay for a minimum of 250,000 labor hours. However, each hour exceeding 250,000 hours would be paid at 2 times of the standard labor rate per hour. ये जी कहानी है, मतलब कि आपने मिनिमम 2,50,000 घंटों की पेमेंट करनी ही करनी है, काम करवाओ या ना करवाओ, 2,50,000 तो फिक्स हो गया। हाँ, उससे ऊपर काम करवाओगे तो डबल रेट पे पेमेंट करनी पड़ेगी ओवर टाइम की। 20% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, ऊपर की कहानी 2022 की डिस्कस हो रही है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर। ऑल सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड। देयर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। 2022 की ये कहानी हमारी कंप्लीट हुई। अब इंफॉर्मेशन and projection for the budget for the year ending 31st August 2023. अब 2023 की कहानी शुरू हो रही है। अच्छा जी, 2023 की कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये पॉइंट नंबर 1, MS would introduce the mini version of K100 under the name of K50. The demand for K50 is expected to be 25,000 units and the selling price of K50 would be 750 each. The introduction of K50 would not affect the existing demand of K100. In addition, MS has entered into a contract with a new customer for supply of 10,000 units of K100 at the last year's prevailing price. उसने कहा जी आप 25,000 K50 बेचोगे, K50 बेचने से K100 की सेल्स पे इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि K100 के 10,000 यूनिट्स एडिशनल आप बेचोगे किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत। Any constraint due to production capacity would be met by reducing production of K100. However, any shortfall in production of K100 would be met by purchasing it from the market at a price of 1,200 per unit. अगर आपकी डिमांड यहाँ पे आप देखो ना क्या बन गई, 72,000 K100 रेगुलर कस्टमर के, 10,000 K100 कॉन्ट्रैक्टेड कस्टमर के, 25,000 K50। वो कहते हैं जी अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो 270 मशीन आवर्स की है वो काफ़ी नहीं पड़ती तो प्रोडक्शन K100 की शॉर्ट कर लेना, कमी होगी तो K100 को प्रायोरिटी एंड में देना, उसमें कमी कर लेना, और जो K100 आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे वो बाहर से खरीद लेना। डिमांड पूरी कर दोगे आप, कुछ इन हाउस प्रोड्यूस कर लेना, जो बच जाएगा बाहर से ले लेना। The selling price of K100 other than already contracted would increase by 12%. Each unit of K50 would require 1 kg of material, 1.5 hours of machine hours and 1.5 hours of labor. The production of K50 would result in increase in the selling and administrative expenses by 20% other than inflation. All expenses unless specified are subject to inflation of 5%. Prepare budgeted profit and loss. अच्छा जी, बजटेड प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट हमारा बिल्कुल यही बनना है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, सेम इसी फॉर्मेट पे हमने P&L बनाने हैं, कोई इसमें चेंज नहीं आएगी। हाँ, चेंज आ सकती है तो सिर्फ यह है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हो सकता है हम कुछ मटेरियल खरीद रहे हों, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के अलावा यूनिट्स परचेज भी आ जाए यहाँ पे, उसकी कॉस्ट भी आ सकती है। तो जो फॉर्मेट मैं आपके सामने बनाता हूँ उसके बाद मैं चाहूँगा एक तो आप सवाल फिर पढ़ें, फिर हम इस पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मेट जैसे मैंने कहा, हम क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं बजटिंग पे। सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल परचेज, ये हम देख लेंगे कि हमें परचेज अगर करना पड़ रहा है तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी।
तो यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन ग्रॉस प्रॉफिट, फिर इसमें से लेस करेंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसिव, और ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा बजट। अच्छा, एक सवाल ज़रा इस अंदाज से पढ़ते जाइए, मैं थोड़ा आइडिया आपको दे दूं। सेल्स आपकी आएंगी यूनिट्स इनटू प्राइस, 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 यूनिट्स इनटू प्राइस। मटेरियल, जो यूनिट्स बनाने हैं उनमें मटेरियल कंज्यूम होगा कितना, K100 K50। क्वांटिटी इनटू रेट, क्वांटिटी भी बताई हुई आपको, रेट का आइडिया भी दिया हुआ है। लेबर, जो यूनिट्स बनाने हैं आपने इन हाउस, उन पे कितने लेबर आवर्स लगेंगे, अप टू 250 आवर्स की कॉस्ट उसने बता दी, मिनिमम देनी है। बाकी ओवर टाइम लगेगा डबल रेट का। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वेरिएबल उसने बता दी, उनका ताल्लुक मशीन आवर से है, और बाकी जो फिक्स हैं वो वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे। और कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल परचेज, जो हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे अपनी डिमांड के मुताबिक, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो ज़ीरो है, तो जितना बेचना सारा हमें मटेरियल चाहिए, सारी प्रोडक्शन चाहिए। जो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे वो हम बाहर से खरीदेंगे। और देन सेलिंग एक्सपेंसेस में उसने एक सीधा से कह दिया कि भाई नई प्रोडक्ट आने से 20% बढ़ जाएंगे। तो एक तो फिर सवाल पढ़ लीजिए, तमाम वेरिएबल्स को ज़रा एब्जॉर्ब कर लीजिए, फिर हम कैलकुलेशंस शुरू करते हैं।
अच्छा जी, अब वन बाय वन एक एक आइटम को पकड़ते हैं, उस पर काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेल्स की वर्किंग बनाते हैं और वैल्यूज़ रुपीज़ इन थाउजेंड में क्वेश्चन में ली हुई हैं, तो मैं भी रुपीज़ इन थाउजेंड में ही काम कर लेता हूँ। सेल्स, हमें पता है सेल्स होते हैं जी यूनिट्स इनटू रेट। यूनिट्स इनटू रेट हमारा रेवेन्यू की वर्किंग है। तो हमारे पास यूनिट्स की बात करें, पहले प्रोडक्ट्स ले लेते हैं हम, फिर इनके हम यूनिट्स, रेट एंड रेवेन्यू। यूनिट्स, प्राइस एंड सेल्स या रेवेन्यू कह लीजिए। प्राइस रुपीज़ में आ जाएगी और सेल्स हम रुपीज़ इन थाउजेंड में ले लेंगे। प्रोडक्ट्स हमारे पास 1 के 100 है और इसके रेगुलर कस्टमर भी हैं और कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर भी हैं, और के 50 है। हमें बताया गया है कि करंटली हमने 72,000 यूनिट्स बेचे हैं और आइंदा भी 72,000 ही बेचेंगे के 100 के रेगुलर कस्टमर को। लेकिन अगले साल के 100 का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम के 100 मजीद बेचेंगे 10,000 और के 50 बेचने हमने 25,000। वी आर फर्दर टोल्ड कि हमारी के 50 की प्राइस होगी 750 और के 100 पे जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी प्राइस होगी पिछले साल वाली। पिछले साल की प्राइस 90 मिलियन डिवाइडेड विद 72,000 कितनी थी? 1250। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 1250 होगी और कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जो प्राइस है उसमें कितना इजाफा होगा? 12% इजाफा होगा। तो जनाब 1250 इंटू 1.12 1400 लीजिए जी। रेवेन्यू रुपीज़ इन थाउजेंड में बनाइए और बताइए हमारा पीएनएल में क्या जाना है? 13050। बजटेड पीएनएल ऐसा ही है कि आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू में चाहिए। पीएनएल में रेवेन्यू कहाँ से आएगा? क्वांटिटी इनटू प्राइस से। क्वेश्चन में उसने इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी कि क्वांटिटी कैसे निकालनी है और प्राइस कैसे निकालनी है, तो यही हमने किया। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, हमने उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए यूनिट्स, प्राइस और रेवेन्यू बना लिया। जी एनी क्वेश्चन यहाँ पे जी? कोई सवाल? और हर स्टेप पे हमने रेवेन्यू वर्कआउट कर लिया, हमने 1-2 नंबर स्कोर कर लिए। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हर स्टेप पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते जाएंगे, हमें नंबर मिलते जाएंगे। अच्छा जी, अब हमें आगे प्रोडक्शन कॉस्ट पे काम करना है। वैसे तो ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की कहानी भी ख़त्म कर दें। उसने कहा है कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप जाएंगे तो उसमें सेल्स की वजह से 20% इजाफा आएगा। नोट नंबर 5, 20%, सॉरी ये नीचे नोट नंबर 5, production of K50 would result in increase in selling and admin expenses by 20% other than inflation। इन्फ्लेशन के अलावा 20% इजाफा यह आना, और इन्फ्लेशन का कितना है? 5%। तो एडमिन एक्सपेंसेस का काम ज़रा आसान है, उसको पहले ख़त्म कर दें। 2500 में 2 इजाफे आने हैं। 2500 में एक इजाफा 20% का और एक इजाफा 5% का।
लीजिए जी, ये 2 इजाफे डाली है तो बताइए 3150। इन्फ्लेशन के अलावा 20 आना था, इन्फ्लेशन तो आना ही आना है, तो जनाब वो 5% वो भी डाल दिया। ये इन्फ्लेशन के अलावा 20% का इजाफा, ये इन्फ्लेशन का 5% का इजाफा, तो एडमिन एक्सपेंसेस की कहानी भी ख़त्म होगी। अब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे अहम चीज़ है हमारी प्रोडक्शन एंड परचेज प्लानिंग। ये चीज़ आपने कैफ 3 में लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय सीखा था ना, वही कहानी है कि उसने कहा जी जो बना सकते हो बना लो, जो नहीं बना पाओगे बाहर से ले लेना। तो हमें यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमें देखना है हमारे पास अवेलेबल मशीन आवर्स कितने हैं, हमने कैलकुलेट किए थे अभी 270। अवेलेबल मशीन आवर्स 270 है, उसमें पहले हम बनाएंगे K50, उसके बाद जितना टाइम बचेगा उसमें बनाएंगे K100। डिमांड पूरी होगी, ना हुई तो बाकी जो बचेगा बाहर से ले लेंगे, ठीक है। तो हम उसी अंदाज में जैसे हम सीखते थे कैफ 3 में, उसी अंदाज में हम प्रोडक्शन एंड परचेज प्लान बनाते हैं। ये मेरी वर्किंग 2 यहाँ पे आ जाएगी, प्रोडक्शन एंड परचेज प्लान। क्योंकि जो प्रोडक्शन प्लान होगा उसके खर्चे इधर आएंगे और जब परचेज प्लान होगा उसका खर्चे इधर आएंगे, ठीक है। तो पहले प्लान मुझे चाहिए, प्रोडक्शन एंड परचेज प्लानिंग, और इसके लिए हम शुरू करते हैं अवेलेबल मशीन आवर्स से, क्योंकि मशीन आवर्स लिमिटेड है ना। अवेलेबल मशीन आवर्स, उसकी वर्किंग मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया था, मैं यहाँ पे दोबारा प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि मेरे आंसर का हिस्सा बन जाए। 72,000 इंटू 3/80 इंटू 100, ये मेरी अवेलेबल मशीन आवर आ गए 2,70,000। अब इसमें एज पर गाइडलाइन मुझे सबसे पहले प्रोड्यूस करना है K50, और K50 की डिमांड मेरे पास है 25,000 यूनिट्स, और इस पे टाइम कितना लगता है, मशीन आवर्स 1.5 मशीन आवर्स लग गए। कितना टाइम निकल गया, 37500। अब K100 के लिए टाइम कितना बचा, 232500। अच्छा जी, K100 की मेरी डिमांड है 82,000, और इसको डिवाइड करें, टाइम लगता है उस पर कितना, 3। इसको 3 से डिवाइड करें कितने बनते हैं, कंप्लीट नहीं हो रही प्रोडक्शन ना हमारी, तो हम कहेंगे जी हम अब बनाएंगे K100, और K100 के हम बनाएंगे बैलेंस क्वांटिटी। कितने भला, 232500 ओवर 3, 77,500। इसमें हमारा 232,500 आवर्स कंज्यूम हो गया, ये कहानी ख़त्म होगी। तो हमारी प्रोडक्शन प्लान बनी K50 25,000, K100 7750, और बाकी जो बचा K100 का वो परचेज कर लेंगे। तो परचेज रिक्वायरमेंट आ गई 82,000 माइनस 77,500। लीजिए जी, ये हमारा प्रोडक्शन एंड परचेज प्लान पूरा हो गया। जो प्रोडक्शन प्लान है इसके लिए हम मटेरियल लेबर ओवरहेड मेजर कर लेंगे, और जो परचेज प्लान है उसकी कहानी 1200 के हिसाब से, उसको तो ख़त्म करो ना। परचेज हमने कहा हमने K100 के 4500 यूनिट्स लेने हैं, ये वर्किंग 2 से मैंने बनाए हैं, और इसको 1200 के हिसाब से ख़रीद लो, रुपीज़ इन 1000 बोल दो, 5400। ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स में कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल परचेज आ गई। जी, यहाँ तक कोई बात समझ नहीं है तो पूछिए बेटा, स्टेप वाइज 1 स्टेप एट अ टाइम करके चलते हैं, और थोड़ा सा सोचते जाते हैं साथ साथ। जैसे हमने कहा कि रेवेन्यू जब बना लिया उसके बाद मुझे परचेज एंड प्रोडक्शन प्लान चाहिए ताकि मैं अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना सकूं, क्योंकि मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिपेंड करेगी मैंने कितने यूनिट्स बनाने हैं और कितने ख़रीदने हैं। तो परचेज एंड प्रोडक्शन प्लान के बाद मैंने कॉस्ट ऑफ परचेज कैलकुलेट करके डाल दी है P&L में। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैं मेजर करने जाऊंगा। सबसे पहले मटेरियल की बात करें, मटेरियल की कॉस्ट कैसे आती है, क्वांटिटी इनटू रेट। मटेरियल की कॉस्ट निकलती है क्वांटिटी इनटू रेट। तो क्वांटिटी जो मैंने प्रोडक्शन में इस्तेमाल करनी है, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होनी है, मल्टीप्लाइड विद द रेट जो अगले साल मुझे पढ़ना है।
पर केजी, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वांटिटी उसने पर केजी बताई हुई है ना, के 100 में 2.5 और इसका 1, ठीक हो गया। तो जनाब मैं यहाँ करता हूँ वर्किंग 3 पे, और सबसे पहले मैं कहता हूँ मुझे रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या होगी अगले साल। तो मेरी रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट अगले साल होगी, मैं के 50 के यूनिट्स बनाऊंगा 25,000 इंटू 1, और मैं के 100 के यूनिट्स बनाऊंगा 77,500। वर्किंग 2 में मैंने निकाले ना ये 77,500 इंटू 2.5। लीजिए जी, कितना केजी चाहिए रॉ मटेरियल? 218,750। ये है केजी जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करने हैं बजटेड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल से, बजटेड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल से, और उसकी कहानी है पिछले साल की प्राइस से 5% ज़्यादा। तो पिछले साल की प्राइस कैसे निकलेगी? पिछले साल की कॉस्ट डिवाइड बाई पिछले साल की क्वांटिटी। तो जनाब पिछले साल की कॉस्ट मटेरियल की 36 मिलियन डिवाइडेड विद पिछले साल की क्वांटिटी 72,000 इंटू 2.5, और इसमें 5% इजाफा, सॉरी वो भी डाल दो, 210 आ गई। लीजिए जी 210 से मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ पे रुपीज़ इन 1000 में मुझे फिगर बता दीजिए रॉ मटेरियल कॉस्ट की आती है 45938, राउंड ऑफ कर दीजिए। मटेरियल की कॉस्ट 45938। देखिए जी मटेरियल की कॉस्ट हमने कैसे मेजर की। अगले साल की बजटेड मटेरियल कॉस्ट पीएनएल में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने बनाई है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आई? रॉ मटेरियल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इनटू बजटेड क्वांटिटी कंजम्पशन एंड बजटेड रॉ मटेरियल प्राइस पर केजी। दो प्रोडक्ट्स हमने बनानी हैं, एक के 50 25,000 और एक के 100 77,500। ख्याल कीजिएगा हम यहाँ पे सेल्स की कॉस्ट नहीं ले रहे, हम यहाँ पे प्रोडक्शन की कॉस्ट ले रहे हैं। सेल्स हमने के 100 के 82,000 करने हैं, लेकिन उसमें से 4500 तो खरीदने हैं, तो प्रोडक्शन सिर्फ 77,500 की होनी है। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन 77,500 यूनिट्स की ही ली जाएगी। जी बेटा कोई बात समझ नहीं आई, पूछिए। अच्छा जी, इसके बाद लेबर कॉस्ट पे आइए। लेबर कॉस्ट कैसे आएगी? आवर्स इनटू रेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि आवर्स ओवर टाइम भी हो सकते हैं। तो बेस आवर्स का रेट कुछ और, ओवर टाइम का रेट कुछ और। स्टेप क्या होंगे? पहले स्टेप में हम देखेंगे हमें टोटल कितने लेबर आवर्स चाहिए प्रोडक्शन के लिए। दूसरे स्टेप में देखेंगे उसमें से नॉर्मल रेट पे कितने अवेलेबल हैं। तो बैलेंस ओवर टाइम आ गया, तो नॉर्मल पे नॉर्मल का रेट, बाकी पे ओवर टाइम का रेट। ठीक है जी। तो हमें टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं, तो उसके लिए मैं तो कैलकुलेशन करना चाहूँगा ही नहीं, क्योंकि मुझे सवाल में बताया गया है जितने मशीन आवर उतने ही लेबर आवर। ऐसा ही है ना। पर यूनिट मशीन आवर भी 3, पर यूनिट लेबर आवर भी 3 के 100 के, पर यूनिट मशीन आवर भी 1.5 और पर यूनिट लेबर आवर भी 1.5। तो भाई मैं कितने मशीन आवर इस्तेमाल करने जा रहा हूं आने वाले साल में, तो लेबर आवर्स भी इतने ही है ना, मुझे दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। ठीक है। तो मेरी जनाब वर्किंग नंबर 4, मेरी लेबर आवर रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू सेम एज मशीन आवर्स। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, मैं बताऊंगा और यहां लिख दूंगा 2,70,000 है। अब इसमें से मैं अगर नॉर्मल आवर्स निकाल दूं, जो कि मुझे बताया गया क्वेश्चन में 2,50,000 हैं, तो मुझे ओवर टाइम आवर्स मिल जाते हैं 20। और अगर यहां से मैं लेबर का रेट निकाल लूं, लेबर का रेट बल्कि नॉर्मल रेट मैं कहता हूं, लेबर का नॉर्मल रेट पर आवर, तो मेरी कहानी आसान हो जाएगी। नॉर्मल रेट इस पे लग जाएगा और नॉर्मल रेट का डबल इस पे लग जाएगा।
नॉर्मल रेट मैं वहां से लूंगा। मैंने पिछले साल कितने लेबर आवर्स काम किया है? 2,16,000, लेकिन मिनिमम पेमेंट कितने की करनी होती है? 2,50,000। इसका मतलब ये पेमेंट 2,50,000 घंटे की है, 2,16,000 की नहीं। ये 2,50,000 की पेमेंट है, तो यहां से पिछले साल का रेट निकलता है और उसमें 5% इजाफा डाल दो, अगले साल का रेट निकल आया जो कि एप्लीकेबल है मेरे लिए। तो मेरे लिए लेबर आवर नॉर्मल रेट निकलेगा 25 मिलियन तकसीम 2,50,000 इंटू 5% इजाफा 105। ये जी मेरा रेट आ गया। अब आप लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं। लेबर कॉस्ट हमारी क्या आएगी? लेबर कॉस्ट हमारी होगी जी 2,50,000 घंटे पे तो लगेगा 105। 2,50,000 घंटे पे तो लगेगा 105, और जो बाकी 20,000 बचे इन पे लगेगा 105 का 2। तो बताइए टोटल लेबर कॉस्ट रुपीज इन थाउजेंड में 30,450। लीजिए जी, ये लेबर कॉस्ट आ गई 30,450। ये बजटिंग के सवालों में ये आसान सवालों में से एक है, क्योंकि सीधी सीधी इसमें कैलकुलेशंस हैं, बड़े सिंपल रिलेशनशिप्स हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि बजटिंग के चैप्टर में आपके पास कोई बहुत नया नॉलेज यहाँ पे सीखने को नहीं होता। सारी चीज़ें वही हैं जो आपने पीछे किसी न किसी सब्जेक्ट्स में पढ़ी हुई हैं, फॉर्मेट्स वही हैं जो पहले किसी न किसी सब्जेक्ट में सीख के आए हुए हैं। सिर्फ लॉजिकल मैथ मेंटली अलर्ट होना है आपको। लॉजिकल कैलकुलेशंस बीच में आएंगी, इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेजेस की एडजस्टमेंट्स, फैक्टर्स की एडजस्टमेंट, उनको लेकर चलना है हमने। हाँ जी जनाब, एनी क्वेश्चन? तो हमारी मटेरियल की वर्किंग का रेफरेंस मैं देना भूल गया। मटेरियल की वर्किंग थी वर्किंग 3, और लेबर की वर्किंग होगी वर्किंग 4, और ओवरहेड रह गया, इसकी कर लो वर्किंग 5। आखिरी वर्किंग ओवरहेड की रह गई है। तो ओवरहेड की कहानी क्या है भाई? ओवरहेड की कहानी है एक तो ये 20% ओवरहेड्स आर फिक्स्ड और बाकी हैं वेरिएबल जिनका ताल्लुक है। तो ये तो ऐसे हल हो जाना है, क्योंकि 5% इन्फ्लेशन भी है। तो मैं इसकी वर्किंग अगर इधर प्रेजेंट करूं, मेरे पिछले साल ओवरहेड कितने थे? 9 मिलियन। मैं चलें ये 9, मैं इसको इसी तरह ही लिख लेता हूं 9 मिलियन। इसका 20% मेरा फिक्स था, तो ये अगले साल का फिक्स्ड आ गया। ठीक हो गया? ये 9 मिलियन का 80% मेरा वेरिएबल है, लेकिन ये चार्ज होते हैं मशीन आवर की बेसिस पे। तो इसको अगर मैं पिछले साल के मशीन आवर से डिवाइड करूं तो ये मेरा रेट आ गया। इसको मैं इस साल के, और लेकिन रेट को रेट में इजाफा डालना है। फिर ये पिछले साल का रेट आ गया, इसमें 5% इजाफा डाला और इस रेट पर आवर को इस साल के आवर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जनाब फिक्स प्लस वेरिएबल, ये टोटल, ये रुपीज़ इन थाउजेंड में वैल्यू ले आए। फिक्स कितना आएगा रुपीज़ इन थाउजेंड में? 1890। वेरिएबल कितना आएगा? 9450। टोटल कितना होगा? 11340। लीजिए जी, ये हमारे पास ओवरहेड्स की फिगर आ गई। आप देखिए बेटा, बजटिंग में जब मैंने एक जुमला बोलता ना
एक आर्ट चाहिए, रीडिंग द स्टेटमेंट एंड ट्रांसलेटिंग स्टेटमेंट्स इनटू नंबर्स। बिल्कुल जैसे उसने कहा था वैसे मैंने किया। उसने कहा कि आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड में 20% फिक्स है, तो मैंने सेल्स फिक्स ओवरहेड के 20% फिक्स मेजर कर लिया। फिर उसने कहा जी अगले साल 5% इसमें इजाफा आना है, इजाफा डाल दिया। फिर वेरिएबल ओवरहेड के बारे में उसने कहा जी ये मशीन आवर की बेसिस पे चार्ज होते हैं, तो जनाब पिछले साल का वेरिएबल ओवरहेड, पिछले साल का मशीन आवर का रेट, अगले साल का मशीन आवर का रेट इनटू अगले साल के मशीन आवर्स, खत्म होगी कहानी। ठीक है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं बेटा, सिर्फ सवाल को ध्यान से पढ़ा। सवाल में जैसे उसने ज़रबें तकसीमें बताई कि उसके इससे ज़रब दे दो, इसको इससे तकसीम कर दो, मैंने कर दिया, वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। तो कोई चैलेंज इसमें नहीं आया सवाल में। जैसे मैं कह रहा हूँ कि बजटिंग का सवाल जनरली चैलेंजिंग होता है, लेकिन ये बजटिंग के आसान सवालों में से एक सवाल है। और पीएनएल हमारा बाय द वे कंप्लीट हो गया। 11340 की फिगर है, ये वर्किंग 5 मैंने इधर बोर्ड पे यहाँ पे की, ये वर्किंग 5 है हमारी। 11340 लीजिए जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल कीजिए यहाँ से 93128, ग्रॉस प्रॉफिट 38922 एंड नेट प्रॉफिट 772। लीजिए जी, बजटेड प्रॉफिट लॉस तैयार हमारा। ये हमारी वर्किंग 5 थी जो यहाँ पे हमने ओवरहेड की परफॉर्म की। अच्छा, इसके आंसर में थोड़ी सी टाइपोज हैं, उनको मैं अगर ठीक करवा दूं ताकि कभी आप रिवीजन करने बैठो तो इसके आंसर्स को देखो तो दिक्कत आपको ना हो। एक तो ये जो है ना मटेरियल की कॉस्ट, ये केजीज नहीं, ये रुपीज़ इन थाउजेंड है। और दूसरा, ये मटेरियल की कॉस्ट की कैलकुलेशन यहाँ पे मिसिंग है। सीधा 200 रुपये यहाँ लिख दिया, लेकिन 200 रुपये आए कैसे? ये मटेरियल की करंट कॉस्ट 36 मिलियन डिवाइडेड विद करंट क्वांटिटी 72,000 इंटू 2.5 kg। ये दो चीज़ें इसमें मिसिंग थी। ये मटेरियल की करंट कॉस्ट 200 रुपये पर केजी आपकी कहाँ से निकली थी, ये हमने परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन इस आंसर में चीज़ें ये थोड़ी सी मुझे मिसिंग लग रही थी, तो मैंने इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया ताकि कभी आप आंसर से रिवाइज करो यहाँ से तो आपको दिक्कत ना हो। बाकी प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे होती रहती है, कोई मसला नहीं, बट ये कुछ मिसिंग एक एरर थी और एक मिसिंग कैलकुलेशन थी, मिसिंग वर्किंग थी। जी, एनी क्वेश्चन? अब इसने यहाँ पे जो यूनिट्स का परचेज और प्रोडक्शन प्लान बनाया है उसका तरीका इसका कुछ और है। मैंने आपको उस तरीके से समझाया परचेज एंड प्रोडक्शन प्लान जो हमने कैफ 3 में किया था, कितने आवर्स अवेलेबल हैं, किस तरह प्रायोरिटी है हमारी, उसके मुताबिक चलेंगे। इसने किसी और तरह कैलकुलेट किया, फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी ठीक है, हमारा भी ठीक है। प्रेजेंटेशन जैसे मर्जी करें, फ़र्क नहीं रहता। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23 हमने बजटिंग का देखा, बजटेड पीएनएल पे। नेक्स्ट बजटेड पीएनएल पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, उसको देखते हैं जी। इसका पास रेट 5.99% रहा था जी जब ये क्वेश्चन हमें माजी में टेस्ट किया गया था। फैल्कन प्राइवेट लिमिटेड, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर बजटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। फंक्शनल बजट है, पूरा पीएनएल नहीं बनाना, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स की स्टेटमेंट बनानी है। और ये 16 नंबर का सवाल। अब ये सवाल क्वेश्चन नंबर 5 खोलूँ ज़रा, अगर इस सवाल की बॉडी अच्छा, ये क्वेश्चन की बॉडी आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 23 किया, इसका कंटेंट उसके मुकाबले में काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें डाटा टेबल में ज़्यादा दिया गया, लिखा हुआ कम है। अब सवाल वो भी एक सफ़े का था, लेकिन उसमें चीज़ें ज़्यादा थी पढ़ने को, इसमें पढ़ने को कम है।
लेकिन नंबर इसके 16 हैं, चीज़ें भी पढ़ने को कम है, नंबर भी 16 हैं, तो समझ जाओ इसमें मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ज़्यादा होगी। पिछला सवाल पढ़ने को ज़्यादा था, नंबर कम थे, सवाल भी हमने देखा सीधा, रिलेटिवली सीधा था। इसका पास रेट ही आपको बता रहा है कि भाई ये सवाल बच्चों को जनरली मुश्किल लगा। अब ये हमारे लिए कितना मुश्किल साबित होता है, पढ़ते हैं ज़रा और फिर देखते हैं, क्योंकि टू माई मेमोरी का बहुत मुश्किल सवाल था नहीं, इतनी परफॉर्मेंस ख़राब क्यों आई, हम पढ़ते हैं फिर इसको समझ पाएंगे हम। बजटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर। Falcon Private Limited (FPL) is in the process of preparing its annual budget for the next year. The available information is as follows: budgeted and actual production and sales for the current year. करंट ईयर से मुराद जो साल गुजर चुका है या जो ख़त्म होने वाला है। बजट नेक्स्ट ईयर होता है, करंट ईयर मतलब जो गुजर रहा है या गुजर चुका है। तो प्रोडक्शन बजट कितनी थी, एक्चुअल कितनी थी, सेल्स बजट कितनी थी, एक्चुअल कितनी थी, ये उस साल की कहानी है जो गुजर चुका है। करंट ईयर एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, जो साल गुजरा उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रही, रॉ मटेरियल केजीज कॉस्ट पर यूनिट, ख्याल कीजिएगा ये एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है। डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, और ये एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट 2680। इन्वेंट्री बैलेंसेस, FPL मेंटेन्स फॉलोइंग इन्वेंट्री लेवल्स: रॉ मटेरियल एवरेज 2 months कंजम्पशन बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स एवरेज 1 month budgeted sales, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग 1500 यूनिट्स, 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड 60% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। ओपनिंग भी इतना ही है और क्लोजिंग भी इतना ही है, मतलब वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग सेम है क्वांटिटी वाइज। FPL follows absorption costing and uses FIFO method for valuation of inventory. अब हम बैठे हैं MFA में, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या 3 में पढ़ा, वो भी टच कर दिया यहाँ पे। प्रोसेस कॉस्टिंग की ये जो परसेंटेजेस हैं ये भी टेस्ट की हुई यहाँ पे, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फाइफो एंड वर्क इन प्रोसेस, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी आ गई, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी आ गई और प्रोसेस कॉस्टिंग भी आ गई। अच्छा, अब ये सवाल वैसे तो मुझे लगता है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो ये उस वक़्त का है जब कैफ 8 होता था, क्योंकि कैफ 8 बजटिंग, कैफ 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का हिस्सा होता था, फाइनेंस एंड कॉस्ट एक पेपर में होते थे। दैट यूज्ड टू बी कैफ 8। 2021 में फाइनेंस और कॉस्ट को अलग-अलग किया गया और बजटिंग को फिर फाइनेंस का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन हम कह सकते हैं जब ये सवाल आया उस वक़्त इट वाज ऑल फ्रॉम द सिलेबस ऑफ द सेम सब्जेक्ट। लेकिन ये इस तरह की जो टेंडेंसी होती है, जब हमारे एग्जामिनेशन में चीज़ें सिलेबस ऊपर नीचे होता है, तो हमारा अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि ICAP के जो पेपर सेटर होते हैं ना, वो इतने अप टू डेट होते नहीं सिलेबस की हिस्ट्री से, और उनकी एक आदत होती है वो पास्ट पेपर से इंस्पिरेशन लेते हैं। अब मैं तो पढ़ा रहा हूँ इस सब्जेक्ट को पिछले 10, 12, 15, 18 साल से देख रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, तो मुझे तो इसकी हिस्ट्री पता है कि भाई ये सवाल जब आया था तब उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होता था, इस सब्जेक्ट की इस सवाल की रीज़न क्या है। तो शायद मैं अगर पेपर सेटर हूँ तो मैं ये अब सवाल बनाने से ज़रा गुरेज करूँगा कि भाई ये चीज़ें आप पहले पढ़ के आए हो, फाइफो, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन और वर्क इन प्रोसेस कॉस्टिंग, ये आपने पहले पढ़ी हुई है, अब नहीं पढ़ी आपने इस कैफ 6 में, तो मैं ये चीज़ें टेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन हमारा पेपर सेटर चूँकि इतना अप टू डेट नहीं होता सिलेबस की हिस्ट्री से, उसको लगता है पास्ट पेपर में ICAP ने क्वेश्चन बैंक में डाला हुआ है, तो इसका मतलब ये इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस, वो इसकी बेस पे मिलता जुलता सवाल बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम जनरली अगर बहुत ही कोई बेहतर एनवायरनमेंट होती हमारी एग्जामिनेशन की, तो मैं इस सवाल को इस अपनी किताब से निकाल देता कि ये सवाल अब नहीं आएगा, वो छोड़ दो उसको। लेकिन हमारी इन्वायरमेंट चूँकि इतनी अच्छी नहीं होती पेपर सेटिंग की, तो वी मस्ट लुक एट सच थिंग्स एज वेल, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। पढ़ा तो बहरहाल हमने सारा ही है ना, तो इस सवाल को पढ़ते पढ़ते चीज़ें सारी हमारी रिकैप हो जाएंगी इंशाअल्लाह, हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी याद रहेगी, आ जाएगी इंशाअल्लाह, फाइफो भी हमें पता है, और वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन में भी हमें इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, रॉ मटीरियल एंड वेरिएबल पे
8%, डायरेक्ट लेबर पे 10% एंड फिक्स्ड ओवरहेड डेप्रिसिएशन के अलावा 5%। सेल्स वॉल्यूम वुड इंक्रीज बाय 10%, बजट की बात हो रही है। बैलेंसिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट वुड बी कैरिड आउट एट अ कॉस्ट ऑफ 20 billion, which would increase depreciation from 5.8 million to 7.0168, reduce raw material wastage from 5% to 2% of input, and increase labor efficiency by 7%. So, अगले साल का जिसका हमने बजट बनाना है उसमें चेंजेस क्या आने वाली हैं? एक तो इन्फ्लेशन आ गई इन जनरल, दूसरा सेल वॉल्यूम में इजाफा आ गया, तीसरा बीएमआर करोगे, प्लांट को मॉडर्न कर दोगे, उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, तो जिसकी वजह से 1 2 3 ये चेंजेस भी आएंगे अगले साल। तो अगले साल का बजट बनाते हुए इन सब चीज़ों को हमने बजट में शामिल करना है। प्रिपेयर बजटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। लीजिए जी, एक बार फिर सारी कहानी पढ़ लीजिए। बजटेड पीएनएल का फॉर्मेट हमारा बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स की स्टेटमेंट बननी है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। हमारे पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हम ले पाएंगे? ठीक हो गया। हम फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ले पाएंगे? हम वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ले पाएंगे यहाँ से। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की स्टेटमेंट बनी है, तो ये कहानी कुछ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट से ही निकलेगी। कॉस्ट ऑफ सेल की स्टेटमेंट को पता है ना, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट्स आती हैं, वहाँ से निकलनी है, और प्लस जो प्रोडक्शन करनी है उसके खर्चे आएंगे। तो उस हिसाब से सवाल को ज़रा पढ़ते जाइए, एक तो फिर पढ़ लीजिए, फिर हम इसमें वर्किंग स्टार्ट करते हैं इसकी इंशाअल्लाह।
अच्छा, इस सवाल में वैसे तो हमें पीएनएल बनना है हमारा, कॉस्ट ऑफ सेल्स की स्टेटमेंट बननी है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स की स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें जो दो की इंफॉर्मेशन चाहिए, एक अगले साल की प्रोडक्शन एंड सेल्स की फिगर हमें इसलिए चाहिए होगी कि सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन आएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की स्टेटमेंट नहीं बनानी, कॉस्ट ऑफ सेल की स्टेटमेंट बनानी है, उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी होगी हमें। तो वी नीड टू नो कितने यूनिट बेचने हैं, उस हिसाब से कितने यूनिट बनाने हैं, ताकि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की स्टेटमेंट उस हिसाब से बना सकें। और दूसरी चीज़ कॉस्ट पर यूनिट, ये हमें पिछले साल की गिवन है, तो ये तो हमारी ओपनिंग स्टॉक पे एप्लीकेबल होगी ना। अगले साल की कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, ये दो की वर्किंग्स हैं, ये हम पहले कर लेते हैं, फिर बाकी आइटम्स पे हम बाद में काम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले मैं एक वर्किंग बनाऊंगा, वर्किंग 1, जिसमें सेल्स एंड प्रोडक्शन बजट हम लेते हैं, क्योंकि मुझे अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स के बजट के लिए डाटा चाहिए। तो अगले साल की बजटेड सेल्स हमारी क्या होंगी, इसमें मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर कर दूं और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इसमें से माइनस कर दूं, तो मुझे अगले साल की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। अगले साल की सेल्स के बारे में हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि अगले साल हमारी सेल्स 10% ज़्यादा होंगी। 10% ज़्यादा होंगी किससे भाई? यकीनन एक्चुअल से, बजट से नहीं उसने लिखा हुआ। उसने कहा जी अगले साल सेल्स हमारी 10% ज़्यादा होंगी, मतलब अगले साल का बजट हमारी एक्चुअल सेल्स से 10% ज़्यादा होगा। तो बजटेड सेल्स हमारी 22,800 इंटू 1.1 25080 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स की पॉलिसी क्या है? 2 मंथ ऑफ 1 मंथ ऑफ बजटेड सेल्स। अच्छा जी, अब ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का आना है ना भाई, तो अगले साल की बजटेड सेल पे बेस होगा 25,080 तकसीम 12, 1 मंथ की सेल 2090। और ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो ये पिछले साल की बजटेड सेल पे बेस करेगा, बजटेड सेल पे, प्रोडक्शन पे। 24,000 तकसीम 12, पिछले साल की बजटेड सेल वो आ रही है ना 24,000, 2,000 लीजिए जी, ये हमारे पास प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट आ गई, कितनी जी? 25170। एक तो मुझे ये फिगर चाहिए, मैंने जो स्टेटमेंट बनानी है उस पर कितने यूनिट बनाने हैं वो मुझे यहाँ से पता लग रहे हैं, क्योंकि इनकी कॉस्ट मुझे लेके चलनी है वहाँ पे, इनकी लेबर कॉस्ट, इनकी ओवरहेड्स, इनकी मटेरियल कंजम्पशन, यही मेरी स्टेटमेंट में जानी है। तो कितनी प्रोडक्शन हमें करनी है अगले साल, हमारी स्टेटमेंट कौन सी बननी है, क्या नाम है स्टेटमेंट का? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक हो गया। तो कॉस्ट ऑफ सेल की हमारी स्टेटमेंट में क्या होता है? कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐसा ही है ना। तो कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ये आ रही। अच्छा जी, अब हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें, क्योंकि जब हम कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं तो अगले साल की प्रोडक्शन कॉस्ट भी हमें चाहिए। ये पिछले साल की है, अगले साल की कुछ बदल जाएंगी, जैसे मटेरियल में उसने कहा वेस्टेज बदल जाएगी, शायद रेट भी बदलेगा, लेबर में एफिशिएंसी भी बदलेगी, रेट भी बदलेगा, और इसी तरह ओवरहेड की भी कहानी कुछ बदल रही है। तो हमें 1 बाय 1 एक एक आइटम को पकड़ना है और अगले साल की रिवाइज्ड कॉस्ट वर्कआउट करनी है। मैं वर्किंग 2 बना रहा हूं, बजटेड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ये हमारी वर्किंग है, हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल पे बाद में आते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल, यहां पे उसने ये वर्ड इनपुट का ना भी लिखा हो, हमें पता है कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है वो इनपुट क्वांटिटी पे होती है, और वो ग्रॉस पे होती है, नेट पे होती है। रॉ मटेरियल कॉस्ट इज ऑलवेज वर्कड आउट ऑन ग्रॉस क्वांटिटी ऑफ इनपुट, ग्रॉस पे होती है। ठीक है, तो ये ग्रॉस क्वांटिटी ऑफ इनपुट है। अब हम चलते हैं चेंज क्या आने वाला है इसमें। बाय द वे, यहाँ से हम, ये क्वांटिटी है, ये कॉस्ट है, तो रेट तो निकल आया ना, यहाँ से रेट यहाँ से निकल आता है।
अब हम चलते हैं अगले साल क्वांटिटी में क्या चेंज आना है और रेट में क्या चेंज आना है। जी ये कहानी है। अगले साल मटेरियल के रेट में चेंज आना है, क्वांटिटी में चेंज किधर है भाई? 5 से 2%। तो मुझे रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट में एक क्वांटिटी चाहिए, एक रेट चाहिए। तो मैं वर्किंग 2 है तो 2.1 क्वांटिटी के लिए करता हूँ, 2.2 मैं रेट के लिए करता हूँ। बल्कि पहले मैं रेट वर्कआउट कर लेता हूँ, रेट इज सिंपल, फिर मैं क्वांटिटी पे जाता हूँ। तो रेट इज सिंपल। पिछले साल का रेट 980/49, इसमें इजाफा बताइए अगले साल का रेट पर केजी क्या? 21.6 रुपीज़ पर केजी। लीजिए जी, ये अगले साल का रेट आ गया। अब मुझे अगले साल की क्वांटिटी चाहिए। अगले साल मेरी 49 केजी इस्तेमाल नहीं होगी, कितनी इस्तेमाल होगी? अगर आपको याद हो तो हमने कहीं पढ़ा हुआ था कैप 3 में, हमने ये क्वांटिटी डिटरमिन करने का तरीका पढ़ा था। करंट ग्रॉस क्वांटिटी इंटू 1 माइनस वेस्टेज डिवाइडेड विद 1 माइनस रिवाइज वेस्टेज, 47.5 केजी। ये है मेरी रिवाइज्ड क्वांटिटी। अगले साल करंट मेरा 49 में से 5% वेस्ट होता है, तो मेरी नेट क्वांटिटी आ जाती है। ये है करंट ग्रॉस इंटू 1 माइनस करंट वेस्टेज डिवाइडेड विद 1 माइनस रिवाइज वेस्टेज। रिवाइज वेस्टेज 2% है ना, करंट वेस्टेज 5% है, तो 1 माइनस 5% ओवर 1 माइनस 2%। ये हमारी वर्किंग है रिवाइज इनपुट निकालने के लिए। तो 47.5 यहाँ पे फीड करेंगे। तो जनाब यहाँ से बताइए रॉ मटेरियल कॉस्ट 1026 आ गई। लेबर कॉस्ट मेरे पास पिछले साल की तो है, कितनी है? 800। उसमें दो चेंजेस आनी है, एक इन्फ्लेशन और एक एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से आवर्स कम होते हैं और कॉस्ट कम होती है। इन्फ्लेशन से रेट बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ती है। तो पिछले साल की कॉस्ट मेरे पास है, मैं डायरेक्ट लेबर की बात कर रहा हूँ। पिछले साल की कॉस्ट मेरी 800 है, इसमें इन्फ्लेशन 10% और एफिशिएंसी 7%। लीजिए जी, अगले साल की कॉस्ट क्या होगी? 818, डेसिमल छोड़ दीजिए, 818। ये अगले साल की लेबर कॉस्ट आ गई। और इसके बाद हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स का वॉल्यूम से कोई ताल्लुक नहीं होता। उसने कहा जी फिक्स्ड ओवरहेड डेप्रिसिएशन के जो अलावा है उनमें 5% इजाफा आना है, और डेप्रिसिएशन पिछले साल ये थी, अगले साल की है। अच्छा, मुझे लगता है हमारा टाइम ओवर हो रहा है, इसमें हमारे 10 मिनट लग जाए इस डिस्कशन में, तो ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ से आगे जो डेप्रिसिएशन की वर्किंग, हमारी ओवरहेड की वर्किंग जो रह गई है, सॉरी वेरिएबल ओवरहेड भी रहते हैं, वेरिएबल ओवरहेड भी है, डेप्रिसिएशन भी है, ये दोनों हम कल कवर करेंगे और फिर हम बाकी जो स्टेटमेंट है उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।